इसके जो अपोजिट या मुखालिफ नज़रिया है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का है, जो जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स ने दिया था। और मार्क्स ये कहता है कि इंसानों के माशरे में जो बुनियादी डिस्क्रिमिनेशन है, जो तफरीक है, जो डिवीज़न है, जो रिच और पुअर का गैप है, उसको वो कहता है कि वो बुनियादी तौर पे प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म। और उसको वो बताता है कि जो कैपिटलिज्म है उसकी डेवलपमेंट के साथ जो वर्ल्ड सोसाइटी है या ह्यूमन सोसाइटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक वो सोसाइटी है जो रिच है और उस सोसाइटी को मार्क्स कहता है बुर्जुआजी। ये बुर्जुआजी जर्मन जुबान का वर्ड है, जिसका मतलब है दोज पीपल या दोज क्लासेस हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्ट्री और कारखानों के मालिक हैं। तो वो सारा का सारा प्रॉफिट वो ले जाते हैं, जबकि जो दूसरी क्लास है जो उन फैक्ट्री और कारखानों में बतौर मजदूर काम करती है, उनको सिर्फ एक सैलरी मिलती है, वेज लेबर, और वो सैलरी इतनी कम होती है, द अमाउंट दे आर पेड इन टर्म्स ऑफ सैलरी इज सो इनसफिशिएंट दैट इट इज़ नॉट helpful to improve those laborers' life standards and to fulfill their basic needs like education, health, food, living, transportation and other facilities of life. And it creates a society that gets divided into two classes. वो दो तबकात या दो जो है क्लासेस में तकसीम हो जाती है। एक एलीट क्लास है जिसको बुर्जुआजी कहता है, और दूसरी, और फिर इवेंचुअली वो कहता है कि जो एलीट क्लास है इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स capital power, its economic power. By controlling the state, it controls the law making, it controls the bureaucracy, it controls the policy making. So ultimately, we cannot have a peace and elimination of poverty in a capitalist society. तो वो एक concept देता है जिसको कहता है कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म के दो बेसिक मतलब है कि that the private means of wealth should be abolished, कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्री हैं, it should be abolished, private means of economy should be abolished, और तमाम के तमाम जो वेल्थ है it should be under state control, जितनी भी वेल्थ है। जब वो वेल्थ स्टेट कंट्रोल में होगी तो फिर दूसरा वो प्रिंसिपल कम्युनिज्म का ये देता है कि वो जो वेल्थ होगी जब वो स्टेट के कंट्रोल में होगी तो वो वेल्थ दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्पेंड की जाएगी। पहले ऑब्जेक्टिव्स को वो कहता है टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज एंड मीन्स ऑफ लाइफ टू द एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, टू एलिमिनेट द पॉवर्टी। और वो गुर्बत के खात्मे के लिए जो वो वेल्थ है, जो कलेक्टिव वेल्थ होगी, जो स्टेट कंट्रोल करेगी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल को बैंक का हक नहीं होगा, फैक्ट्री का राइट नहीं होगा, कारखाने का राइट नहीं होगा, बल्कि वो सारी फैक्ट्री बैंक्स कारखाने स्टेट के पास होंगे, तो वो प्रॉफिट भी स्टेट के पास जाएगा। उस प्रॉफिट से स्टेट लोगों को फ्री एजुकेशन देगी, फ्री घर देगी, हाउसिंग देगी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन देगी, फ्री हेल्थ सर्विसेज देगी, और जो अदर बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ है, वाटर वगैरह है, क्लोथ्स हैं, शेल्टर है, वो प्रोवाइड करेगी। तो फिर जो सवाल ये पैदा होता है क्या जो कम्युनिज्म है वो इंसानों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ कैपेबिलिटीज़ है कि एक डॉक्टर है, एक जो है वो हेल्थ क्लर्क है, एक फिजिशियन और सर्जन है, दूसरा जो है वो एक होम्योपैथिक है, एक पीएचडी प्रोफेसर है और एक उसके ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क है, तो उनके दरमियान का गैप ख़त्म हो जाएगा। तो कम्युनिज्म कहता है कि नहीं, कि जो सैलरी होगी वो आपको आपकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर मिलेगी, यानी कि जो आपका इनकम का राइट होगा वो आपको आपकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर मिलेगी। डॉक्टर ऑफ कोर्स will earn or will be paid much more than the homeopathic or the clerk in his office or the scumporter or what we call the assistant to the doctor। ये इस तरह जो प्रोफेसर है पीएचडी, लेकिन जो प्राइवेट लोग हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, जो एजुकेशन इदारे बना लेते हैं प्रॉफिट के लिए, उसका राइट नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल राइट है लोगों का टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ। तो ये स्टेट प्रोवाइड करेगी हर इंसान को, लेकिन जो स्टेट किसी भी इंसान को सैलरी देगी या राइट टू एम्प्लॉयमेंट देगी वो उसकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर देगी। तो मार्क्स ये कहता है कि इस तरह हम एक कम्युनिस्ट सोसाइटी क्रिएट करेंगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी का तीसरा मतलब है एक क्लास लेस सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे तमाम इंसान बराबर हैं और गुर्बत ख़त्म हो जाती है, तालीम का हक बराबर है, हेल्थ का राइट है, घर का राइट है, हाउसिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का, वाटर का, इक्वालिटी है। और उसके बाद फिर आप सोसाइटी को जो है वो मेरिट की बुनियाद पे चलाएंगे। दैट मीन्स
जब इंसानों की बेसिक ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी तो अब जो एक इंसान का रियासत के अंदर रोल होगा वो उसकी क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी की बुनियाद पर होगा, और इससे गुर्बत ख़त्म होगी और ये एक ऐसा मुआशरा होगा जिसमें वायलेंस मिनिमम होगा, क्योंकि गुर्बत नहीं होगी, जिसमें कन्फ्लिक्ट मिनिमम होगा। तो ये दो आइडियोलॉजीज़ हैं जिनका कंपटीशन रहा है। और 20वीं सदी के अंदर जब सोवियत यूनियन जिसको हम कहते हैं जब बना 1917 में, जब रशिया में इनकलाब आया तो उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो जब सुपर पावर अमेरिका बनता है वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। इसलिए सोवियत यूनियन और अमेरिका में 1945 से लेके 1990 तक एक जंग रही है, और उस वॉर को आप कहते हैं कोल्ड वॉर। And the reason of the Cold War was these two ideologies and the ideological difference between Soviet Union or USSR and America. So this is our first part of the topic. अब हम जाते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो ओरिजिन है वो क्या है। अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी का ओरिजिन को देखें तो देर आर थ्री मेजर आइडियोलॉजीज विद इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की 3 मेजर आइडियोलॉजी है। पहली आइडियोलॉजी को हम कहते हैं मर्केंटाइलिज्म। दूसरी जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। और तीसरी जो आइडियोलॉजी है उसको हम कहते हैं न्यू लिबरलिज्म। ये 3 मेजर इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज रही हैं कैपिटलिज्म के अंदर और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की ओरिजिन या एवोल्यूशन के अंदर। मर्केंटाइलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। पहले हम इनको देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक कब बने, WTO वगैरह, उनका रोल क्या रहा है इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमी में, और वो क्यों बनाया गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मर्केंटाइलिज्म फर्स्ट। मर्केंटाइलिज्म को हम प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। मर्केंटाइलिज्म का जो बेसिक आइडिया है ये वो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो 16वीं से 18वीं सदी में प्रैक्टिस होती थी। इट वाज प्रैक्टिस इन बिटवीन 16 to 18th century इवन बिफोर द बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म। लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि जो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा 1776 में आया था और एक स्कॉटिश फिलोसफर था, पॉलिटिकल फिलोसफर, इकोनॉमिक फिलोसफर एडम स्मिथ। उसने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम कैपिटलिज्म तो 1776 में आया, हम मर्केंटाइलिज्म को क्यों कैपिटलिज्म का हिस्सा समझते हैं? इसलिए क्योंकि ये तो कैपिटलिज्म से पहले प्रैक्टिस होता है, इसलिए इकोनॉमिस्ट इसलिए मर्केंटाइलिज्म को कैपिटलिज्म कहते हैं क्योंकि जो मर्केंटाइलिज्म था ये प्रैक्टिस तो कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट से पहले होता था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल कैपिटलिज्म के असूलों के साथ इंटीग्रेट करता है, मैच करता है। तो व्हाट वाज मर्केंटाइलिज्म? मर्केंटाइलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो 3 बुनियादी असूलों पर बेस करता था। पहला असूल या पहला प्रिंसिपल मर्केंटाइलिज्म का क्या था? दैट फर्स्ट द स्टेट यूज्ड टू encourage their economic policies on the basis of expansion of exports and reduction या discouragement of imports। जो पहली पॉलिसी थी मर्केंटाइलिज्म की उसके अंदर जो स्टेट थी वो प्रमोट करती थी अपनी एक्सपोर्ट को, और जो इंपोर्ट्स होती थी उसको डिस्करेज करती थी। क्यों डिस्करेज करती थी? ताकि अगर आप इंपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो आपका रेवेन्यू जो है वो फॉल करेगा, डिक्लाइन की तरफ जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपका रेवेन्यू डोमिनेट करेगा, प्रॉफिट में जाएगा और प्लस में जाएगा, सरप्लस में जाएगा। तो ये वो पॉलिसी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट्स इस पॉलिसी को कैसे मैनेज करते थे। उसके लिए दूसरा प्रिंसिपल आता है मर्केंटाइलिज्म। उसके लिए स्टेट्स 2 पॉलिसीज अडॉप्ट करते थे। पहली पॉलिसी को हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म वो टैरिफ होता है, वो टैक्स होता है जो एक स्टेट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लगाती है, यानी कि जो बाहर के मुल्क से चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगा देते हैं ताकि उनकी कीमतें बढ़ जाएं और जो लोकल कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को ना खरीदे, ताकि आपका बैलेंस जो है एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा हो और इंपोर्ट्स का कम हो। उसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। दूसरी जो पॉलिसी स्टेट अपनाती थी वो थी बाय गिविंग सब्सिडी टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट होती थी वो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर होता था उसको हेल्प आउट करती थी सब्सिडी की सूरत में, टैक्सेस नहीं लगाती थी, उसके ऊपर जो
जो इक्विपमेंट था मैन्युफैक्चरिंग का या इंडस्ट्री का जो इक्विपमेंट होता उसको लो प्राइस पे बेचती थी, प्रोवाइड करती थी, ताकि जो लोकल या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो वही प्रोडक्ट बनाए जो बाहर के मुल्क से आ रही है। तो वो जब मुल्क में बनेगी तो उसकी कीमत कम होगी और लोकल जो कस्टमर होगा वो अपनी प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उस वक्त स्टेट के दरमियान कंपटीशन होता है। तो ये वो प्रिंसिपल था। अच्छा, अब जो तीसरा प्रिंसिपल था मर्केंटाइलिज्म का, उसके अंदर जो स्टेट्स थी उनका फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव होता था वो इकोनॉमिक कंपटीशन था, कि किस तरह स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट करे। तो दैट इज़ नोन एज मर्केंटाइलिज्म, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी, द मर्केंटाइलिस्ट पोलिटिकल इकोनॉमी। ये जो मर्केंटाइलिस्ट पोलिटिकल इकोनॉमी है इसको रिप्लेस किया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिक लिबरलिज्म ने 1940s के अंदर आके। अब जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का आर्गूमेंट था वो ये था कि अगर हमने दुनिया के अंदर पीसफुल तरीके से रहना है, इफ़ वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, इफ़ वी वांट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, इफ़ वी वांट कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड, we need to change the nature of the economic structure as well. We need to change the economic system. और ये जो मर्केंटाइलिज्म का इकोनॉमिक सिस्टम है ये कन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस करता है, कन्फ्लिक्ट पैदा करता है स्टेट्स के दरमियान। कंपटीशन जो है उसकी नेचर कन्फ्लिक्ट पे बेस है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाना है जो कंपटीशन पे तो बेस हो लेकिन उसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, बल्कि कोऑपरेटिव कंपटीशन। व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेटिव कंपटीशन? लेट्स लुक एट इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है ये 1940s में वर्ल्ड वॉर 1 के फ़ौरन बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसकी जो पीक थी वो वर्ल्ड वॉर 2 था, जब 1940s के अंदर यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 से तबाहियाँ हुई, डिस्ट्रक्शन हुई फ्रांस और ब्रिटेन में, और अमेरिका जो है वो कामयाब होता है, एज ए सुपर पावर बनता है। तो उसने फिर जो है इस कॉन्सेप्ट को लीड किया, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब 3 बेसिक प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल ये था कि देयर वुड बी फ्री मार्केट एंड ओपन कंपटीशन। इसका क्या मतलब है, जो मैंने पहले भी बात की। फ्री मार्केट और ओपन कंपटीशन का मतलब है कि जो स्टेट है वो जो है इनकरेज करेगी मुख्तलिफ कंपनीज और फैक्ट्रीज के दरमियान मैन्युफैक्चरिंग को फ्री कंपटीशन की बुनियाद पर। कि अगर कोई कंपनी या फैक्ट्री कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसको ये फ्रीडम होगी। ओपन मार्केट का मतलब है दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वुड हैव द फ्रीडम एंड लिबर्टी टू बी सोल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कि जो भी कंपनी कोई भी चीज़ बनाएगी उसको ये आज़ादी होगी कि वो दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी जगह वो प्रोडक्ट बेच सकती है। तो जो उस मुल्क की हुकूमत है या वो जो स्टेट है वो उस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यानी कि जो उसके मुल्क में बाहर से आ रही है उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकेगी। तो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक मुल्क में एक प्रोडक्ट बिकती है, लेट्स से कि जर्मनी की कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जो अमेरिका में बिकती है, तो फिर इससे अमेरिका को क्या बेनिफिट होगा। इसको अमेरिका में इस तरह इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म को इस तरह इन्विजन किया गया था कि अगर जर्मनी की कंपनी प्रोडक्ट बना के अमेरिका में बेचती है तो प्रॉफिट अमेरिका आता है, लेकिन वही कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए जब वही कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेचेगी तो अमेरिका में वो जब अपनी वहाँ पे कंपनी की ब्रांचेस या फ्रेंचाइज ओपन करेगी तो उससे अमेरिकी शहरियों को नौकरी मिलेगी। तो अमेरिकी शहरियों को जो नौकरी मिलेगी उससे एक ख़ास पैसा जो है वो जर्मन की कंपनी से सैलरी की सूरत में दोबारा वापस अमेरिका आ जाए। और यही वो प्रोसेस रिवर्स होगा, वो अमेरिकी कंपनी जो जर्मनी को प्रोडक्ट्स बेचेगी वो जर्मनी के लोगों को नौकरियां देगी और वो वापस पैसा अमेरिका प्रॉफिट सूरत में आएगा। तो ये रीसाइकलिंग होती रहेगी जिससे नौकरियां भी पैदा होंगी, इकोनॉमिक कॉपरेशन भी प्रोड्यूस होगा, लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट की तमाम प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, कंपटीशन भी रहेगा। तो कंपटीशन की वजह से जो है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी हाई होगी और जो करेंसी है या फाइनेंस है या पैसा जो है वो भी रिसाइकल होता रहेगा। तो ये बेसिक रूल था। दूसरा रूल था कि स्टेट का क्या रोल होगा। इसके अंदर इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अंदर स्टेट को 3 मेजर रोल्स दिए गए थे। पहला रोल ये था कि स्टेट जो है वो रेगुलेशन का रोल प्ले करेगी। द स्टेट वुड बी अ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी और द स्टेट वुड हैव अ रेगुलेटरी पावर। रेगुलेटरी पावर का क्या मतलब है? पहला मतलब ये है कि स्टेट जो है वो रेगुलेट करेगी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, यानी कि ये जो कंपनीज़ हैं ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो प्रोडक्शन होगी, जो सेलिंग होगी प्रोडक्ट्स की, उसके लिए जो लॉज बनाए जाएंगे वो लॉज स्टेट बनाएंगे, वो लॉज स्टेट के पास होंगे। अच्छा, दूसरा रोल जो स्टेट का था वो ये था कि ये जो फैक्ट्री है, ये कंपनीज़ हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएंगी,
अगर ये अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करती हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो सिटीजन्स या ह्यूमंस के बेसिक राइट्स को वायलेट करती है, तो इन कंपनीज और इन फैक्ट्रीज को पनिश किया जाएगा, पिनलाइज किया जाएगा, फाइन की सूरत में, सैंक्शन की सूरत में, लाइसेंस कैंसिल की सूरत में। तो ये पावर भी स्टेट के पास होगी, तो स्टेट इनकी एक अकाउंटेबिलिटी भी करेगी। तीसरा का जो पावर थी स्टेट की वो थी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ लेबर्स एंड कंज्यूमर्स। इसका क्या मतलब है कि जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करेंगे उनको मिनिमम एक सैलरी दी जाएगी, एक मिनिमम वेज दी जाएगी, और वो वेज जो है वो स्टेट डिटरमिन करेगी, जो इतनी हो कि जो उस सैलरी से वो अपनी बेसिक ज़रूरियात जो है, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी कर सके। तो लेबर्स को जो सैलरी देंगी कंपनियां, जिनकी जो लेबर राइट्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट लॉज बनाएगी, और वो कंपनियों को वो लॉज फॉलो करने होंगे इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड वेज, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, in terms of safety of work environment, in terms of medical facilities, in terms of transportation facilities। और 8 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकेंगी। अगर 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी लेबर काम करता है उसको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, ये था। और तीसरा पावर जो थी वो थी कि जो कंज्यूमर्स हैं, अगर उनको कोई पुअर क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलती है तो स्टेट ने ऐसे लॉज बनाए हुए थे जहाँ जिन लॉज के ज़रिए कंज्यूमर्स की, यानी कि जो बायर होता था, जो वो चीज़ खरीद के इस्तेमाल करता था, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन होती थी, जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं। तो ये वो काम था। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक लिबरलिज्म में स्टेट ने ये कहा था कि जो बेसिक राइट्स हैं, जो इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो क्या थी? वो थी हेल्थ, यानी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं होंगी, अगर होंगी तो लिमिटेड लेवल पे होंगी, और उनकी जो प्रोडक्ट्स यानी कि जो मेडिसिन की कीमतें होंगी वो स्टेट डिटरमिन करेगी। आप प्राइवेट जो है हाउसिंग नहीं बना सकते हैं, आप प्राइवेट जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, बल्कि स्टेट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी। आप फूड जो है, जैसे आज आपको KFC, मैकडोनल्ड्स वगैरह नज़र आते हैं, 1940 से लेकर 1980 तक जब तक इकोनॉमिक लिबरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा था, उस वक्त स्टेट ने ये कहा हुआ था कि आप प्राइवेट फूड कंपनी बना सकते, क्योंकि अगर प्राइवेट आप फूड बनाएंगे तो फूड का तो प्राइवेट बिजनेस करने वाली कंपनी अगर फूड बेचेंगी तो आपको पता है बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए होता है, तो वो फूड के ऊपर प्रॉफिट कमाएंगी, जिससे फूड महंगा हो जाएगा और आम आदमी खरीद नहीं सकेगा, तो गुर्बत बढ़ेगी, फूड कम होगा। तो ये वो बेसिक राइट्स है इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अंदर कि आप फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वगैरह, जैसे आज आपको नेस्ले वगैरह नज़र आते हैं, आप इनको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। ये था वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो 1940 से लेकर 1980 तक प्रैक्टिस होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, न्यू लिबरलिज्म को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कब बने, उनका क्यों रोल था, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिक लिबरलिज्म के साथ। जब 1940s के अंदर इकोनॉमिक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आती है, तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर II in 1944 there a conference took place in America, in American state New Hampshire, and in one of the areas of New Hampshire known as 1944 के अंदर अमेरिका के शहर के न्यू हैम्पशायर में एक कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, या इसको हम किस तरह जो है वो रेगुलेट करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका के शहर न्यू हैम्पशायर में होती है। अमेरिका की रियासत है न्यू हैम्पशायर, और उसका एक इलाका है ब्रिटन वुड्स। तो 1944 में ये कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट या ब्रिटन वुड्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ब्रिटन वुड के अंदर वो जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के तहत ये डिबेट होती है कि अगर हम पूरी दुनिया को एक मार्केट बनाने जा रहे हैं, ओपन मार्केट होगी, फ्री कंपटीशन होगा, टैरिफ नहीं होगा, पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स एक मुल्क से बांध के दूसरे मुल्क में जा सकती हैं, तो फिर हमें इसको रेगुलेट करने के लिए कोई इदारा भी तो चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट भी तो चाहिए। तो उस ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट के अंदर जो है वो 3 बुनियादी इंस्टीट्यूट बनाए गए। पहला जो इंस्टीट्यूट था वो था पहला इंस्टीट्यूट था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है उसका पुराना नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ये जो IBRD था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसलिए बनाया गया था कि ये जो है ये फाइनेंशियल मींस प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये फाइनेंस करेगा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यानी कि यूरोप के अंदर
और जापान के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 2 से तबाही आई थी, तो उनकी इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, रोड्स तबाह हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो रीडेवलपमेंट करेगा IBRD, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड टू रीबिल्ड the infrastructure, the industrialization and revamp the development of Britain, France, Germany and of course Japan. These were the states who were destroyed by the World War II. और इसको सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था वो अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका उस वक्त दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुका था। तो बाद में इसी को वर्ल्ड बैंक कहा गया। अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर दुनिया में किसी भी मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो उनके लिए उन मुल्कों के पास अगर पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ने लेट से डैम बनाना है, अब एक डैम के ऊपर 15 से 20 अरब डॉलर खर्चा आता है, यानी कि 2 से 3 हज़ार अरब रुपया। अब पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो अगर पाकिस्तान ने कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई मोटरवे बनानी है या इस तरह का कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको इन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, इन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है डेवलपमेंटल फंड्स के नाम से। अच्छा, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक आपको पैसे देगा और उन पैसों से आप वर्ल्ड बैंक को पूरी अपना एक जो है वो प्रोजेक्ट बना के देंगे, जिसको कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आप एक प्रोजेक्ट बना के देंगे कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम मोटरवे बना रहे हैं, या हम जो है वो डैम बना रहे हैं। फिर आप उस प्रोजेक्ट में बताएंगे कि इसके अंदर ये आप चीज़ें बनाएंगे और इनसे इतनी ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी, उन नौकरियों से गुर्बत ख़त्म होगी। फिर आप बताएंगे कि जब डैम बन जाएगा तो उससे हम बिजली पैदा करेंगे, उस बिजली को बेच के हम पैसे कमाएंगे या प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है फिर वर्ल्ड बैंक को किस्तों की सूरत में वापस किया जाएगा, उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए, उस लोन को ख़त्म करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक आपको प्रोवाइड करता है। इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके डेवलपमेंट करेंगे, उस डेवलपमेंट करने के बाद आप बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस से आपको प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा रियासत के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा वर्ल्ड बैंक को कर्जों की सूरत में जाएगा, और कुछ सालों के बाद कर्जे भी ख़त्म हो जाएंगे, प्रॉफिट भी आ जाएगा और डेवलपमेंट भी हो जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक का काम था। इसकी तनकीद को हम बाद में देखते हैं।